नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार। आपका स्वागत है। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की है। 1 जनवरी 2025 की देर रात रेल विभाग ने चित्रकूट जिले के भरतकूप थाना पुलिस को फोन कर बताया कि रेलवे ट्रैक पर एक शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही भरतकूप थाने के प्रभारी निरीक्षक एसएचओ प्रवीण कुमार सिंह अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पतौड़ा गांव के पास रेलवे पटरी पर एक व्यक्ति का शव 2 हिस्सों में कटा हुआ पड़ा था। पहली नजर में ऐसा लगा कि ट्रेन से कटकर उसकी मौत हुई होगी, लेकिन जब पुलिस ने आसपास की जगह का मुआयना किया तो रेलवे ट्रैक के पास ही खून बिखरा हुआ पाया गया। वहीं शराब की कुछ बोतलें भी पड़ी मिली। इन सब चीजों को देखकर पुलिस को शक हुआ कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। ऐसा लग रहा था कि पहले व्यक्ति की हत्या की गई और फिर उसकी लाश को ट्रेन की पटरी पर डालकर इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई थी। इस घटना की जानकारी मिलते ही चित्रकूट के पुलिस अधीक्षक एसपी चक्रपाणी त्रिपाठी, पुलिस उपाधीक्षक सीओ सिटी राजकमल और एसओजी सर्विलांस प्रभारी एमपी त्रिपाठी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने वहां से सभी जरूरी सबूत जुटाए और मृतक की पहचान करने की कोशिश की। जल्द ही पता चला कि मृतक का नाम रामकृष्ण था, जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के बिसंडा क्षेत्र का रहने वाला था। पुलिस ने रामकृष्ण के परिवार वालों को उसकी हत्या की खबर दी। जैसे ही यह खबर मिली, परिवार के लोग रोते बिलखते घटनास्थल पर पहुंच गए। मृतक की पत्नी सुनैना का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए शव को सील कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी। सबसे पहले पुलिस ने मृतक की पत्नी सुनैना और उसके ससुर राम रतन से पूछताछ की। सुनैना ने बताया कि रामकृष्ण नए साल के मौके पर बाजार से जैकेट खरीदने गए थे, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटे। वहीं सुनैना ने यह भी कहा कि घर से निकलते समय रामकृष्ण ने यह नहीं बताया था कि वह कहां जा रहे हैं। मामले ने नया मोड़ तब लिया जब मृतक के पिता राम रत्न ने पुलिस को संदेह के आधार पर बताया कि रामकृष्ण की हत्या उसकी पत्नी सुनैना और उसके प्रेमी विनोद यादव ने मिलकर की होगी। उन्होंने कहा कि सुनैना और विनोद का काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी वजह से सुनैना आए दिन अपने पति रामकृष्ण से झगड़ा करती थी। पुलिस ने जब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो उसमें 31 दिसंबर 2024 की शाम को विनोद अपनी बाइक से जाता हुआ दिखा। शक के आधार पर पुलिस ने विनोद को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। साथ ही उसके मोबाइल को भी कब्जे में ले लिया। जब पुलिस ने विनोद की कॉल डिटेल निकाली तो पता चला कि 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी की सुबह के बीच उसने कई बार सुनैना को वीडियो कॉल किया था। यह सबसे बड़ा सबूत था, जिससे साफ हो गया कि रामकृष्ण की हत्या के पीछे सुनैना और विनोद का हाथ हो सकता है। जैसे ही यह सबूत मिला, पुलिस ने तुरंत सुनैना का मोबाइल अपने कब्जे में ले लिया और उसे हिरासत में ले लिया। इसके बाद पुलिस ने सुनैना और उसके प्रेमी विनोद यादव से सख्ती से पूछताछ की। इस दौरान उन्होंने हत्या की पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। रामकृष्ण की हत्या के पीछे की सच्चाई बेहद चौंकाने वाली और डरावनी थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और अंत में इस क्राइम स्टोरी के बारे में अपना विचार भी जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस अपराध की कहानी को विस्तार से जानते हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के बिसंडा थाना क्षेत्र में एक गांव है 64। इसी गांव में राम रतन अपने परिवार के साथ रहते थे। उनका पुश्तैनी काम जड़ी बूटियां बेचना था। उनके इकलौते बेटे रामकृष्ण ने बचपन से ही इस काम में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी थी। वह अक्सर अपने पिता के साथ दुकान पर जाता था और जड़ी बूटियों के बारे में सीखता था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने अपने पिता के काम को पूरी तरह से संभाल लिया और जड़ी बूटियों का व्यापार करने लगा। कई साल पहले रामकृष्ण की शादी चित्रकूट की रहने वाली सुनैना से हुई थी। सुनैना बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वह सुंदर और समझदार थी। शादी से पहले उसने अपने जीवन को लेकर कई बड़े सपने देखे थे, जिन्हें वह शादी के बाद पूरा करना चाहती थी। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ अच्छा चल रहा था। रामकृष्ण भी सुनैना से शादी करके बहुत खुश था। सुनैना को सजने संवरने का बहुत शौक था। वह शहर के माहौल में पली बढ़ी थी, लेकिन शादी के बाद उसे गांव की सीमित जिंदगी में रहना पड़ा।
यहां उसकी इच्छाएं धीरे धीरे दबने लगी। वक्त बीतता गया और सुनैना 3 बच्चों की मां बन गई। उसके 2 बेटे और एक बेटी थी। समय के साथ रामकृष्ण ने अपनी पत्नी का प्यार पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुनैना के मन में उसके लिए कोई लगाव नहीं था। जब उनके बच्चे बड़े हुए तो दोनों बेटे रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में चले गए। घर में सिर्फ उनकी बेटी रह गई थी, जो सुबह स्कूल चली जाती थी। उधर रामकृष्ण अपने पिता राम रतन के साथ दुकान पर चला जाता था। इस तरह सुनैना पूरे दिन घर पर अकेली रह जाती थी। सुनैना की नजर एक दिन विनोद यादव पर पड़ी। विनोद मूल रूप से जिला बांदा के थाना बदौसा के गांव उदयपुर नकटा हड़हा माफी का रहने वाला था। उसके कुछ रिश्तेदार रामकृष्ण के घर के पास रहते थे, इसीलिए वह पहले से ही वहां आता जाता था। सुनैना भी रोज अपने घर के काम जल्दी निपटाकर पड़ोस में बैठने चली जाती थी। विनोद अभी तक कुंवारा था, लेकिन उसकी बातचीत का अंदाज इतना मीठा और प्रभावशाली था कि जो भी उससे मिलता जल्दी ही उसकी बातों में बहने लगता। उसकी मोहक बातों ने सुनैना के दिल में हलचल मचा दी थी। धीरे धीरे उसका मन विनोद के लिए बेचैन रहने लगा। जब भी विनोद अपनी रिश्तेदारी में आता, सुनैना किसी न किसी बहाने उससे मिलने पहुंच जाती थी। विनोद को भी उसकी बातें पसंद आने लगी थी। सुनैना देखने में सुंदर और स्वभाव से बहुत चंचल थी। हालांकि विनोद जानता था कि सुनैना 3 बच्चों की मां है, लेकिन फिर भी वह उसके प्रति आकर्षित होने लगा। सुनैना भी उसे अपने प्यार में फंसाने की पूरी कोशिश कर रही थी और विनोद खुद ही उसकी मोहब्बत में डूबता जा रहा था। अपने इरादों को और मजबूत करने के लिए विनोद ने सुनैना के पति रामकृष्ण से भी दोस्ती कर ली। धीरे धीरे वह रामकृष्ण के घर आने जाने लगा और वहां बिना किसी रोक टोक के समय बिताने लगा। उसने रामकृष्ण को भैया और सुनैना को भाभी कहकर बुलाना शुरू कर दिया, जिससे किसी को शक भी नहीं हुआ। समय के साथ दोनों के बीच प्यार गहराने लगा। सुनैना को लगा कि वह विनोद के साथ अपने अधूरे सपनों को पूरा कर सकती है। उसने अपने दिल में एक नया जीवन बसाने की उम्मीद पाल ली थी। वह चाहती थी कि विनोद के साथ शादी करके अपनी बाकी जिंदगी खुशी खुशी बिताए। एक दिन सुनैना बहुत उदास और बेचैन लग रही थी। उसकी परेशानी की वजह थी उसका प्रेमी विनोद। उसने विनोद से कई बार कहा, अब तुम्हारे बिना जीना मुश्किल हो गया है। सारी रात तुम्हारी यादों में जागती रहती हूं। मेरी हालत क्या होती है, यह सिर्फ मैं जानती हूं। दूसरी तरफ उसका पति रामकृष्ण दिन भर जड़ी बूटियां बेचकर लोगों का इलाज करता और उनकी तकलीफ दूर करने की कोशिश करता, लेकिन अपनी ही पत्नी की तकलीफ उसे नजर नहीं आती थी। दिन भर की भागदौड़ के बाद वह थक कर सीधे सो जाता था। ऐसे में सुनैना खुद को अकेला महसूस करती थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। विनोद यादव ने सुनैना को समझाने की कोशिश की। भाभी, मैं तुम्हारे दुख दर्द को समझता हूं, फिर तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? सुनैना ने तुरंत जवाब दिया, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मैं चाहती हूं कि हम दोनों किसी तरह यहां से भागकर शादी कर ले। उसके बाद हम अपनी अलग। और प्रभावशाली था कि जो भी उससे मिलता जल्दी ही उसकी बातों में बहने लगता। उसकी मोहक बातों ने सुनैना के दिल में हलचल मचा दी थी। धीरे धीरे उसका मन विनोद के लिए बेचैन रहने लगा। जब भी विनोद अपनी रिश्तेदारी में आता, सुनैना किसी न किसी बहाने उससे मिलने पहुंच जाती थी। विनोद को भी उसकी बातें पसंद आने लगी थी। सुनैना देखने में सुंदर और स्वभाव से बहुत चंचल थी। हालांकि विनोद जानता था कि सुनैना 3 बच्चों की मां है, लेकिन फिर भी वह उसके प्रति आकर्षित होने लगा। सुनैना भी उसे अपने प्यार में फंसाने की पूरी कोशिश कर रही थी और विनोद खुद ही उसकी मोहब्बत में डूबता जा रहा था। अपने इरादों को और मजबूत करने के लिए विनोद ने सुनैना के पति रामकृष्ण से भी दोस्ती कर ली। धीरे धीरे वह रामकृष्ण के घर आने जाने लगा और वहां बिना किसी रोक टोक के समय बिताने लगा। उसने रामकृष्ण को भैया और सुनैना को भाभी कहकर बुलाना शुरू कर दिया, जिससे किसी को शक भी नहीं हुआ। समय के साथ दोनों के बीच प्यार गहराने लगा। सुनैना को लगा कि वह विनोद के साथ अपने अधूरे सपनों को पूरा कर सकती है। उसने अपने दिल में एक नया जीवन बसाने की उम्मीद पाल ली थी। वह चाहती थी कि विनोद के साथ शादी करके अपनी बाकी जिंदगी खुशी खुशी बिताए। एक दिन सुनैना बहुत उदास और बेचैन लग रही थी। उसकी परेशानी की वजह थी उसका प्रेमी विनोद। उसने विनोद से कई बार कहा, अब तुम्हारे बिना जीना मुश्किल हो गया है। सारी रात तुम्हारी यादों में जागती रहती हूं। मेरी हालत क्या होती है, यह सिर्फ मैं जानती हूं।
दूसरी तरफ उसका पति रामकृष्ण दिन भर जड़ी बूटियां बेचकर लोगों का इलाज करता और उनकी तकलीफ दूर करने की कोशिश करता, लेकिन अपनी ही पत्नी की तकलीफ उसे नजर नहीं आती थी। दिन भर की भागदौड़ के बाद वह थक कर सीधे सो जाता था। ऐसे में सुनैना खुद को अकेला महसूस करती थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। विनोद यादव ने सुनैना को समझाने की कोशिश की। भाभी, मैं तुम्हारे दुख दर्द को समझता हूं, फिर तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? सुनैना ने तुरंत जवाब दिया। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मैं चाहती हूं कि हम दोनों किसी तरह यहां से भागकर शादी कर ले। उसके बाद हम अपनी अलग दुनिया बसा लेंगे, विनोद ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन भाभी, तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम शादीशुदा हो और 3 बच्चों की मां भी हो। अगर हम घर से भाग भी जाते हैं तो समाज में तुम्हारी बहुत बदनामी होगी। मैं तो अकेला हूं, मेरा तो कोई आगे पीछे नहीं है, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? क्या तुमने कभी सोचा है? सुनैना ने झुंझलाकर कहा। मुझे समाज की कोई परवाह नहीं है, मुझे अपने पति और बच्चों से भी कोई लगाव नहीं है, बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। विनोद ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन सुनैना अपनी बात पर अड़ी रही। दोनों के बीच बढ़ते प्रेम प्रसंग की खबर धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में फैल गई। जब यह बात विनोद के पिता भगवान दीन यादव तक पहुंची तो उन्हें अपने बेटे की हरकतों से गहरा दुख हुआ। उन्होंने एक दिन विनोद को अपने पास बुलाया और प्यार से समझाया। बेटा, तुम जो कर रहे हो वह हमारे सम्मान के खिलाफ है। समाज में हमारी बदनामी होगी। तुम ऐसा कोई काम मत करो जिससे हमारी इज्जत पर दाग लगे। विनोद ने अपने पिता से वचन दिया कि वह ऐसी कोई गलती नहीं करेगा जिससे परिवार की बदनामी हो, लेकिन जब भी वह सुनैना के पास जाता तो उसकी सारी कस्में और वादे भूल जाता था। सुनैना अपने पति रामकृष्ण से बहुत तंग आ चुकी थी। रामकृष्ण रोज शराब पीकर आता था, फिर खाना खाकर सो जाता और कभी भी पत्नी की भावनाओं की परवाह नहीं करता था। धीरे धीरे सुनैना को लगने लगा कि विनोद और उसके पति में बहुत फर्क है। उसे अब सिर्फ विनोद से ही प्यार महसूस होने लगा था। कई महीनों से उनके अवैध संबंध चल रहे थे। विनोद को भी पहली बार शारीरिक संबंध का असली आनंद सुनैना के साथ ही मिला था, इसलिए वह भी उसके प्यार में पूरी तरह से दीवाना हो गया था। अब उसे दिन रात बस सुनैना ही दिखाई देती थी, लेकिन ज्यादा समय तक यह बात उसके पति से छिपी नहीं रह सकी। जब रामकृष्ण को इस रिश्ते की सच्चाई का पता चला तो उसने अपनी पत्नी पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी। अब वह शराब पीने के बाद सुनैना से लड़ाई झगड़ा और मारपीट करने लगा। उसने विनोद और सुनैना के बीच दूरी भी बनवा दी, जिससे दोनों की मुलाकातें लगभग बंद हो गईं। अब सुनैना और विनोद मोबाइल पर ही बात करने लगे, लेकिन जब रामकृष्ण को यह पता चला तो उसने मोबाइल पर बात करने को लेकर भी कई बार झगड़ा किया। धीरे धीरे सुनैना अपने पति से पूरी तरह नफरत करने लगी। तब उसने एक दिन विनोद से कहा, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो रामकृष्ण को खत्म कर दो, वरना प्यार की यह नौटंकी बंद कर दो। मैं खुद अपनी राह बना लूंगी। सुनैना की बात सुनकर विनोद परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि रामकृष्ण को रास्ते से कैसे हटाए। कई दिनों तक वह इसी उलझन में पड़ा रहा। वह हर वक्त कोई ऐसा तरीका ढूंढने की कोशिश करता जिससे रामकृष्ण की मौत हो जाए और वह सारी जिंदगी सुनैना के साथ मस्ती कर सके। लेकिन वह जानता था कि हर अपराध की उम्र बहुत कम होती है, लेकिन उससे मिलने वाली सजा की उम्र बहुत बड़ी हो सकती है, जिसको झेलना इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन उसके बावजूद भी वह सुनैना के लिए कोई भी अपराध करने के लिए तैयार था। विनोद ने सोचा कि इस अपराध में किसी अन्य व्यक्ति को शामिल करना ठीक नहीं। उसके लिए पैसा भी खर्च करना पड़ेगा और पकड़े जाने का डर अलग से बना रहेगा। यही सोचकर उसने रामकृष्ण को स्वयं ही खत्म करने की योजना बनाई। हालांकि रामकृष्ण विनोद से काफी चिढ़ता था, फिर भी आते जाते उससे बोल ही जाता था। विनोद यह भी जानता था कि शराब पीना रामकृष्ण की सबसे बड़ी कमजोरी है। उसकी उसी कमजोरी के कारण वह एक दिन अपने प्लान को साकार रूप दे सकता है। यही सोचकर विनोद मौका पाकर एक दिन सुनैना से मिला। सुनैना से मिलते ही उसने उसे बताया कि वह जल्दी ही उसके कांटे को दूर करने वाला है, लेकिन सुनैना को विनोद की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। सुनैना ने कहा कि वह उसकी बातों पर तभी विश्वास करेगी जब वह रामकृष्ण की मौत का लाइव वीडियो उसे दिखाएगा। साथ ही उसकी हत्या की खबर कानों कान किसी को भी नहीं होनी चाहिए, ताकि वह किसी भी मुसीबत में ना पड़े। सुनैना की बात सुनते ही विनोद ने अपने प्लान को उसे बताया।
विनोद ने सुनैना को बताया कि 1 जनवरी 2025 यानी नए साल का पहला दिन रामकृष्ण के लिए आखिरी दिन होगा। दुनिया जब नए साल की खुशी में मौज मस्ती कर रही होगी, वहीं हम रामकृष्ण की मौत की खुशियां मना रहे होंगे। उसके लिए उसने पहले ही अपना प्लान तैयार कर लिया था। योजना अनुसार 1 जनवरी 2025 की शाम को विनोद यादव ने रामकृष्ण को फोन कर नए साल की पार्टी करने के बहाने भरतकूप पतड़ा के पास बुलाया। विनोद यादव का फोन आते ही रामकृष्ण उसके साथ सारी दुश्मनी को भूल गया। उसके बाद उसने अपनी पत्नी सुनैना और पापा रामरतन से कहा कि वह अतरा बाजार से जैकेट खरीदने जा रहा है, वह जल्दी ही घर वापस आ जाएगा। रामकृष्ण घर से निकलकर सीधा विनोद के पास पहुंचा। विनोद अपने साथ शराब और कुछ खाने पीने की चीजें लाया था। भरतकूप के पतड़ा रेल पटरी के किनारे बैठकर दोनों ने शराब पी। उस दौरान विनोद यादव ने नाम मात्र की शराब पी थी, लेकिन रामकृष्ण को उसने ज्यादा शराब पिलाई थी, जिसके कारण वह जल्दी ही नशे में झूमने लगा। जब रामकृष्ण नशे में धुत हो गया तो विनोद ने अपने मोबाइल से सुनैना को वीडियो कॉल की और उसकी हालत उसे दिखाई। रामकृष्ण की हालत प्रेमिका को दिखाने के दौरान ही विनोद यादव एक भारी पत्थर उठलाया। उस समय रामकृष्ण गर्दन झुकाकर नीचे बैठा हुआ था। जैसे ही मौका मिला, विनोद ने पीछे से रामकृष्ण के सिर पर जोर से पत्थर दे मारा। पत्थर का वार लगते ही रामकृष्ण का सिर फट गया और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उस समय उसकी पत्नी सुनैना यह सब ऑनलाइन वीडियो कॉल पर देख रही थी। जब रामकृष्ण की मौत हो गई तो विनोद ने अपने प्लान के अनुसार उसके शव को घसीटकर करीब 40 मीटर दूर पटरियों पर रख दिया। इसके बाद वह वहां छिपकर किसी ट्रेन के आने का इंतजार करने लगा। जब उसे ट्रेन के आने का आभास हुआ तो उसने फिर से सुनैना को वीडियो कॉल किया ताकि वह अपने पति की मौत का आखिरी मंजर भी देख सके। कुछ ही पल बाद ट्रेन आई और रामकृष्ण का शव 2 हिस्सों में कट गया। हत्या को अंजाम देने के बाद विनोद सीधे अपने घर लौट आया। उसे और सुनैना को लगा कि रामकृष्ण को मारकर वे दोनों अब खुशी खुशी जिंदगी बिता सकेंगे और